कहाँ से निकलती बताया था, जल्दी बताओ। ठीक है, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय में कैलाश माउंटेन है ना, मानसरोवर लेक, मानसरोवर लेक, और यहीं पर एक फिर आपका जो है सिंगे खबाब करके ग्लेशियर है ना, ग्लेशियर से निकलती है, सब बता दिया था मैंने है ना। इसकी सहायक नदियाँ भी बता दिया था। अब इनके बारे में थोड़ा सा, इनकी सहायक नदियों में कौन कौन सी नदियाँ बताई थी मैंने, इनकी सहायक नदियों में कौन कौन सी नदियाँ बताई थी। एक तो सियोक बताई थी इधर, सियोक रिवर। इधर आपका गिलगित नदी एक बताई थी, गिलगित है कि नहीं। ये कौन से हैंड से हो गई आपकी जो है दाएं हाथ से मिलने वाली नदियाँ है ना, ये क्या हो गई आपकी दाएं हाथ से मिलने वाली नदियाँ। क्लियर है। उसके बाद बाएं हाथ से मैं कौन कौन सी बताई थी है ना, इधर से आपका चेनाब, इधर आपका चेनाब में ही एक झेलम नदी मिलती है, फिर एक रावी नदी मिलती है, फिर एक सतलज नदी मिलती है, और एक फाइनली आपका जो है ब्यास नदी मिलती है। और एक यहाँ पे छोटी सी फिर से अलग से बताया था जास्कर नदी, जास्कर रिवर। आगे बस समझ में। तो ये चेनाब, ये आपका झेलम, ये आपका रावी, व्यास और सतलज। तो अब इन नदियों के बारे में आज देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाओ, सियोक नदी के बारे में क्या याद रखना है। सबसे पहले आ जाओ, सियोक नदी के बारे में क्या याद रखना है। तो सियोक नदी जो है ये किन किन पर्वतों के बीच से होकर के बहती है। सियोक रिवर्स फ्लोस इन बिटवीन द माउंटेन रेंजेस। सियोक नदी जो है किन किन पर्वतों के बीच से होकर बहती है, तो ये लद्दाख और काराकोरम के बीच से होकर के बहती है। तो पहला सियोक नदी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम में कहीं पे काम आ सकती है, वह ये है कि सियोक रिवर है ना, सियोक रिवर फ्लोस इन बिटवीन काराकोरम इन लद्दाख है ना। हमने कल देखा था काराकोरम कहाँ का पर है आपका, ये आपका काराकोरम रेंज बताया था यहाँ पे, काराकोरम रेंज है। और उसी के नीचे फिर यहाँ पर है आपका लद्दाख। तो एटलस में जाके देखेंगे, या भी दिखाऊंगा आप लोग को। तो यहाँ पर जाके देखेंगे तो ये सियोक नदी इधर से इधर आती है, और लगभग ये इस तरीके से दोनों के बीच में बहती है, और इधर सिंधु में जाके ऊपर से जाके मिल जाती है। यहाँ पे जो है सियोक नदी जो है ये इस तरीके से ऊपर से आती है, तो ये दोनों के बीच में पड़ेगी आपका काराकोरम और, तो याद रखना काराकोरम और लद्दाख के बीच में सियोक नदी फ्लो करती है। तो सियोक के बारे में ये पॉइंट भी याद कर लेना, इतना काफ़ी आपके लिए। उसके बाद गिलगित के बारे में ऐसा कुछ नहीं है, गिलगित ऊपर से आती है। तो कभी कभी ये भी इसमें दे देगा कि नॉर्थ से आने वाली या मिलने वाली नदियाँ कौन सी है, विच 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 रिवर्स, विच वन ऑफ द रिवर्स मीट्स इन इंडस रिवर कमिंग फ्रॉम नॉर्थ, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो नॉर्थ से कौन सी आ रही है आपकी, ये दोनों आ रही है ना। बाकी ये सब तो साउथ है ना, साउथ क्या, इधर वाली तो हम बोलेंगे ईस्ट से आके मिल रही है, इधर वाली ईस्ट से जाके पाकिस्तान में मिल रही है कि नहीं। तो डायरेक्ट इन बिटवीन दो के बीच में आएगा ना, लद्दाख रेंज, कराकोरम रेंज एंड इन बिटवीन फ्लोस इन बिटवीन कराकोरम रेंज एंड लद्दाख रेंज। क्लियर है। तो ये हो गया आपका सियोक के बारे में। अब आ जाओ झेलम के बारे में। झेलम नदी, हाँ बस लोकेशन याद रखना तो निकल आएगा। तो झेलम में आ जाओ। तो झेलम की लोकेशन आपको पहले पता होना चाहिए, झेलम नदी कहाँ पर है। तो ये इस तरीके से आकर के पहले झेलम नदी चेनाब में जाके मिलती है, चेनाब है, इस चेनाब में जाकर के ये झेलम नदी मिलती है। तो झेलम नदी कहाँ से निकलती है, तो ये आपके जो है झेलम नदी जो निकलती है, अलग से झेलम नदी बना लेना, ये निकलती है आपका
जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर के यहाँ पर एक है बेरीनाग, बेरीनाग स्प्रिंग है, झरना है, और ये मध्य हिमालय या लेसर हिमालय का में स्थित है। तो लेसर हिमालय से निकलती है या मिडिल हिमालय से निकलती है, ये याद रखना है। तो कहाँ से निकलती है? तो फ्रॉम बेरिंग स्प्रिंग विच इज लोकेटेड इन लेसर हिमालय और मिडिल हिमालय। तो ये दोनों याद रखना है। क्लियर पॉइंट? तो झेलम नदी के बारे में और क्या याद रखना है? तो और याद रखना है कि उलर झील से होकर के बहती है। ये नदी जो है आपका एक पर्टिकुलर उलर झील से होकर के बहती है, फ्लोज थ्रू द उलर रिवर, फ्लोज थ्रू द उलर रिवर। क्लियर है? चलिए आगे। तो ये 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। और इसकी एकमात्र या ओनली द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज दैट इज नोन एज किशन गंगा नदी, इधर से आके मिलेगी किशन गंगा। एटलस खोलते हो जाके, किशन गंगा। तो किशन गंगा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। तो ये किशन गंगा नदी याद रख लेना, ओनली द ट्रिब्यूटरी ऑफ किशन गंगा। तो ये हो गया आपका झेलम रिवर। नेक्स्ट आ जाओ चेनाब नदी। चले आगे। अब आते हैं चेनाब। तो चेनाब नदी में फिर से अलग से चेनाब नदी बना लो। ये तो आपका हो गया सिंधु, ये हो गई चेनाब, इसी में आके झेलम मिलती है। तो अब चेनाब के बारे में पढ़ना है। तो चेनाब नदी भी जो है ये हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के बारालाचा पास, हिमाचल प्रदेश में बारालाचा पास, और बारालाचा पास किसका भाग है? ग्रेटर हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय से निकलती है या बारालाचा दर्रे से निकलती है। तो एक पहला नाम तो ये याद रखना है। क्लियर हो गया? क्या हो गया, अचानक आ गए? तो बारालाचा चेनाब रिवर जो है, अच्छा चेनाब रिवर यहाँ पे आएगा। चेनाब नदी जो है ये बारालाचा पास से निकलती है आपका चेनाब नदी। तो ये चेनाब नदी अलग से बना लेना, चेनाब नदी अलग से बना लो। कहाँ से निकलती है? बारालाचा। ये चेनाब नदी हो गई आपकी, बारालाचा पास से निकलती है। बारालाचा पास कहाँ पर है? कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। और ये किसका पार्ट है? तो ग्रेटर हिमालय का। तो ओरिजिनेट्स फ्रॉम द बारालाचा पास। ठीक है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम द बारालाचा पास। दूसरा नाम याद रखना है चेनाब के बारे में, याद रखना है कि जो चेनाब नदी है दो नदियों से मिलके बनती है, चंद्र प्लस भागा। ये दो नदियों से मिलके बनती है। एक का नाम है चंद्र और एक का नाम है भागा। समझे क्या बोल रहा हूं? कि आफ्टर द मीटिंग ऑफ टू रिवर्स, चंद्र प्लस भागा, चेनाब रिवर्स क्या होती है? आपकी फॉर्म होती है। क्लियर है? दैट्स वाई इन हिमाचल प्रदेश
इस नदी को जो है, चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहते हैं। दैट्स वाई इट इज नोन एज द चंद्रभागा इन हिमाचल प्रदेश। चंद्रभागा इन हिमाचल प्रदेश। चंद्रभागा इन हिमाचल प्रदेश। तो ये याद रखना है कि चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, तो चंद्रभागा। राइट। चले आगे। तो ये हो गया आपका चेनाब नदी के बारे में। और फिर से चेनाब नदी की में फिर से ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी आएंगी, तो इसकी ट्रिब्यूटरीज आपकी जानते हैं आप लोग। इधर से झेलम नदी, इधर से आपका जो है रावी, और फाइनली इधर से फिर आपको कौन मिलती है, सतलज। तो ये इसकी इधर से कौन सी हो जाएगी आपकी, ये वाली जो है चेनाब नदी में इधर से कौन सी हो जाएगी, राइट हैंड साइड वाली, और इधर वाली कौन सी हो जाएगी आपकी, लेफ्ट हैंड साइड। है ना, डायग्राम पूरा बनाते हो ना भाई, डायग्राम ऐसे याद रहेगा तो ठीक है। बीच में चेनाब लिख लेना, सी का मतलब चेनाब से है। तो पूरा ये हो गई चेनाब नदी, याद रखना पूरा का पूरा। और फिर इधर आपका झेलम, रावी और ये सतलज। लिख लिया टूकेस? कल कहाँ गायब हो गए थे? सिर्फ लग रहा था तो गायब हो गए? हाँ, चलो ठीक है, दवाई वही खा के जितना बिस्तर पकड़ोगे और पकड़ लेता आदमी। हो गया चेनाब के बारे में, चले आगे। अब आ जाओ रावी के बारे में। नेक्स्ट आ जाओ रावी। रावी रिवर। तो रावी नदी निकलती कहाँ से है, तो ये हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास। ये आपका कहाँ से निकलती है, तो रोहतांग पास से निकलती है रावी नदी। ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। और रोहतांग पास ये किस हिमालय में है, तो लेजर हिमालय, लेजर या मिडिल हिमालय का भाग है। लेजर या मिडिल हिमालय का भाग है। क्लियर है? रोहतांग पास। चले, तो ये ध्यान में रखना है आपको। और रावी नदी के बारे में कोई विशेष नहीं है जानकारी। फाइनली किस में मिलती है रोहतांग रावी नदी? रावी नदी फाइनली किस में, उस 4 नंबर में, 4 नंबर में। रोहतांग पास फाइनली किस नदी में मिलती है, तो रावी नदी किस में मिलती है, तो चेनाब में, है कि नहीं? देखा ना अभी, शुरू से तो तैयार है ना भाई, चेनाब में मिलती है फाइनली ये। चलिए, तो रावी नदी के बारे में इतना याद रखना है। नेक्स्ट आ जाओ आपका सतलज, सतलुज रिवर। तो सतलुज रिवर ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये कहाँ से निकल करके आती है, फिर से चाइना वाले भाग से निकल करके आती है, ट्रांस हिमालय वाले क्षेत्र से। तो इसलिए याद रखना है आपको। तो ये आपको इधर ट्रांस हिमालय से निकल के आती है, हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है, और इधर फिर से कहाँ मिलती है, चेनाब रिवर में मिल जाती है, फाइनली इंडस रिवर में। तो यहाँ पर कौन सा हिमालय, फिर से ट्रांस वही आ जाएगा, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का पार्ट आपका कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत के पास में कौन सा, मानसरोवर। तो ये मानसरोवर लेक, तो ऑलमोस्ट यहाँ से निकलती है तिब्बत। और वहीं पे एक और झील है राकसताल, मानसरोवर के स्थान पे राकसताल लेक याद कर लेना। कैलाश पर्वत के पास में एक राकसताल लेक, राकसताल लेक के पास से निकलती है, या राकसताल लेक से निकलती है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम राकसताल लेक। यहाँ पे लेक से निकलती है।
क्लियर हुआ? तो इसके बाद सतलज के बारे में क्या याद रखना है? उसके बाद सतलज के बारे में याद रखना है कि ये हिमाचल प्रदेश में जो है एक यहाँ पर दर्रा है जिसका नाम है सिपकीला पास. इट इंटर्स इन इंडिया थ्रू सिपकीला पास. इट इंटर्स इन इंडिया थ्रू सिपकीला पास. in Himachal Pradesh. It enters in India through Sipkila Pass in Himachal Pradesh. आगे बस समझ में. तो ये ध्यान में रखना है. इसके अलावा और क्या याद रखोगे सतलज नदी के बारे में? कि इसकी ट्रिब्यूटरी कौन है आपका? ब्यास रिवर, ये बताया था मैंने. इसकी ट्रिब्यूटरी है ब्यास नदी. राइट. ब्यास रिवर, उस ये ब्यास रिवर जो सतलज नदी में जो मिलती है वह है आपका जो है यहाँ पर एक डैम बनाया गया जिसका नाम है हरिके बैराज. हरिके एक गांव है पंजाब में. तो ये भी याद रखना, ब्यास रिवर मीट्स ब्यास रिवर मीट्स इन सतलज नियर द हरिके विलेज. हरिके क्या है? एक गांव है पंजाब का. राइट. हरिके विलेज एक गांव है पंजाब का और वहीं पर डैम बनाया गया है हरिके बैराज इन द मीटिंग पॉइंट ऑफ ब्यास एंड सतलज. ये ध्यान में रख लेना थोड़ा सा. तो सतलज के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन. और यहीं पर हमने भाखड़ा नंगल डैम बनाया हुआ है. सतलज रिवर पे कौन सा डैम है आपका? आगे पढ़ेंगे डैम अलग से, लेकिन यहाँ पर भी साथ में कि सतलज नदी पे हमारा कौन सा डैम मिलता है आपका? भाखड़ा भाखड़ा नांगल डैम. तो भाखड़ा जो ये हिमाचल प्रदेश में एक गांव है और नांगल जो है ये पंजाब में है. दोनों के बाउंड्री पर है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? भाखड़ा नांगल डैम कहते हैं. तो भाखड़ा नांगल डैम लोकेटेड एट बॉर्डर ऑफ पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश. समझ गया ना? यस या नो? लिखो जल्दी लिखो, क्या नाम है? स्मृति लिख लिए कि भाखड़ा नांगल डैम बिल्ट ऑन बिल्ट एट द रिवर एट सतलज रिवर. क्लियर है? सतलज नदी पर जो है कौन सी बांध बनाया गया है और इससे जो रिजर्वायर बना है या इससे जो आर्टिफिशियल लेक बनी है उसको हम लोग कहते हैं गोविंद सागर लेक. गोविंद है ना, गोविंद सागर लेक कहा जाता है. तो ये मेन मेड लेक हो गई या रिजर्वायर हो गया आपका जो है गोविंद सागर लेक, गोविंद सागर रिजर्वायर. क्लियर है? तो ये आपका किधर मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में मिलेगा. है ना? पूरा सेंटेंस स्मृति नोट्स में जरूरत नहीं. ऐसे क्या लिखोगे आपका? सतलज रिवर तो हेडिंग डाल ही दियो. तो द डैम बिल्ट ऑन दैट रिवर, बस नाम इतना लिख दोगे तो काम नहीं चलेगा. भाखड़ा नांगल डैम बिल्ट, तो डेफिनेटली किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग? सतलज के बारे में. तो इतना से काम चल जाएगा आपका जो ना. और उसके कारण से ड्यू टू दैट रिजर्वायर और लेक फॉर्म
दैट इज नोन एज द गोविंद सागर लेक। क्लियर है? तो ये ध्यान में रखना है। तो ये इतने पॉइंट्स याद रखना है आपको किसके बारे में, सतलज। हाँ, इसकी एक तो हमने इधर से देख लिया था ट्रिब्यूटरी जो है, एक ट्रिब्यूटरी इसकी और है ना, आपके लिए उतनी एग्जाम में भले काम की ना हो, लेकिन मुझे पता है तो जान लीजिए भाई, तुम भी जान लो, याद होगा नहीं होगा तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो व्यास तो हमने देख लिया था, ये वाली हो गया ब्यास रिवर, है कि नहीं, ये किधर से हो गई, राइट हैंड साइड। तो एक स्पीति नदी है यहाँ पे, स्पीति रिवर, ये भी आपका जो है ट्रिब्यूटरी है लेफ्ट हैंड साइड से, स्पीति रिवर हिमाचल प्रदेश में, स्पीति नदी। कौन सा वाला? हाँ, ब्यास रिवर आपका ये मेनली जो पड़ेगी, ब्यास नदी तुम्हारी ये निकलती है आपका रोहतांग, हिमाचल प्रदेश और पंजाब दोनों आएगा, निकलती हिमाचल प्रदेश से ही है। ठीक है, नहीं ये तो बताया था आप, हरिके गांव है ना, वो पंजाब में मिलती है। ये तो हरिके गांव बताया था ना, पीछे आगे कहीं तो बताया था, हरिके बैराज, हरिके गांव ना, ये तो आपका हरिके, यहाँ पे हरिके गांव में, हरिके विलेज पंजाब। मिलती कहाँ पर, हरिके विलेज पंजाब। अब ब्यास अभी पढ़ेंगे, चले आगे। नेक्स्ट आ जाओ ब्यास रिवर। तो ब्यास रिवर जो है, ये अभी हमने देखा सतलज की ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलज। ब्यास रिवर जो है कहाँ से निकलती है, तो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अगेन रोहतांग पास, नियर 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 फ्रॉम द रोहतांग पास। रोहतांग पास अभी बताया हिमाचल प्रदेश में है, कौन से हिमालय का पार्ट है, तो लेजर हिमालय, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिडिल हिमालय कहते हैं। तो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द रोहतांग पास, नियर फ्रॉम द रोहतांग पास। व्यास कुंड कहते हैं, है ना, जहाँ पर जो है उसको नाम है व्यास कुंड। व्यास कुंड से निकलती है। तो इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन ही है। तो ये हो गए हमारे जो है ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर्स, राइट। ये जो 5 नदियां हैं, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास, इन पांचों की हालांकि लंबाई कितनी है इंपॉर्टेंट नहीं है, लेंथ इन इंडिया, है ना, इसकी लेंथ कितनी है इंडिया में, तो इसमें सबसे ज़्यादा लेंथ जो है चेनाब की है ना, लेंथ इसकी जो है, ये लेंथ जो देख रहे हैं इंडिया में, देख रहे हैं इंडिया में, तो इंडिया में इसकी लेंथ है 1180 किलोमीटर। झेलम की ओनली 400 किलोमीटर होगी, झेलम की जो है ओनली 400 किलोमीटर इन इंडिया, है ना, बाकी पाकिस्तान में भी चली जाती है, तो पाकिस्तान का हम लोग काउंट नहीं कर रहे। रावी की इंडिया में है 725 किलोमीटर, और ब्यास की है ओनली 470 किलोमीटर, और सतलज की है 1050 किलोमीटर। आ रही बात समझ में? तो ये भी यहाँ पे कभी क्वेश्चन बन सकता है कि विच रिवर in this five river which one is the maximum flow in India, flow region of maximum in India, तो उसमें कौन सा आ जाएगा आपका, चेनाब में। चेनाब की लंबाई सबसे ज़्यादा है, चेनाब की लंबाई सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए चेनाब को हमने मेन रिवर हमने यहाँ पे इंडियन के कंटेक्स में लिया हुआ है, राइट। एक क्वेश्चन आएगा, विच रिवर फ्लोज ओनली इन इंडिया, ऑल दिस 5, लगाओ इसको, चलाओ भाई चलाओ। अभी देखा ना हमने, कहा बाकी सब कहाँ से आ रही है, और पाकिस्तान जा रही है ना, पांचों में हमने देखा था सिर्फ ब्यास है जो सिर्फ भारत में आ रही है, भारत में मिल रही है ना, ब्यासी तो है जो सिर्फ पाकिस्तान नहीं जा रही है, सिर्फ बाकी तो सब पाकिस्तान जाके मिल रही है।
है ना। कल भी मैंने एक मैप दिखाया था आपको, आज फिर से देख लो, और उसके बाद सिंधु नदी की कहानी खत्म करेंगे। ये दिख रहा है आप लोग को मैप, है कि नहीं? चलिए, तो ये दिख रहा है आप लोग को, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है? सही दिख रहा है ना? यस या नो भाई? यस तो बोला करो। तो उसमें देखिए आपका कौन कौन सी नदी कहाँ से है, तो सीधी सी बात है, ये ब्यास, जो ब्यास रिवर, ये सिर्फ इंडिया में ही फ्लो, कहाँ चला गया, इंडिया में ही क्या कर रहा है आपका जो है, इंडिया में ही फ्लो कर रही है, ये वाला दिख रहा है आपका। बाकी तो सिर्फ ये पूरा, या इसके बाद पाकिस्तान इंटर कर रहा है, दिख रहा है, या पाकिस्तान है। तो सिंधु नदी पूरा पाकिस्तान में बहती है, तो झेलम भी जाके पाकिस्तान में ही मिलती है ना। इंडिया की बाउंड्री कौन सी, ये वाली है, ये वाली इंडिया की बाउंड्री है, दिख रहा है, उधर पीओके है। तो इस तरीके से तो ये सभी फाइनली जाके कहाँ मिल रहे, सभी के सभी पाकिस्तान में जाके मिल रहे। तो ओनली कौन सी रिवर है आपके जो है, ब्यास, फ्लोस इन इंडिया। तो ये भी क्वेश्चन कभी बना सकते हैं, तो ये ध्यान में रख लेना, ओनली द रिवर आउट ऑफ दिस 5। तो ये हो गया आपका जो है किसके बारे में, सभी सिंधु नदी तंत्र के बारे में। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है, आगे बस समझ में। और वैसे सभी नदियों में लंबाई देखेंगे तो इंडस को यदि देखें तो इंडस लंबी होगी, और पांचों ट्रिब्यूटरी में देखेंगे तो सतलज की लंबाई ज़्यादा होगी, ठीक है। ओवरऑल लंबाई देखेंगे तो किसकी लंबाई ज़्यादा है आपका जो है, लॉन्गेस्ट रिवर विच इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, कभी आ जाए तो सतलज हो जाएगी, ठीक है ना। बट इन इंडिया पूछेगा तो चेनाब। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो ध्यान में रखना है। और सतलज रिवर की लंबाई है 1450 किलोमीटर, सतलज रिवर की लंबाई है 1450 किलोमीटर, जो भी गूगल दिखा रहा है, मैंने नहीं नापा है, ठीक है। और थोड़ा सा ध्यान रखना किन किन स्टेट से होकर के बहती है नदियाँ, जब पढ़ो तो कौन कौन से स्टेट्स में होकर के फ्लो करती है, ये भी थोड़ा सा दिमाग में रखना है, आगे बस समझ में। चलिए, तो ये हो गया आपका इंडस रिवर सिस्टम। अब आते हैं गंगा नदी तंत्र, गंगा रिवर सिस्टम में आते हैं। गंगा रिवर, तो सबसे पहले गंगा के बारे में क्या क्या जानते हो बता दो पहले तुम लोग, फिर आगे जो नहीं जानते हो मैं बताऊंगा। बताओ गंगा के बारे में, गंगा कहाँ से निकलती है? हाँ, ठीक है। उसके पहले जनरली कॉमनली हम क्या बोलते हैं, गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री। गंगा कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। आ गई बात समझ में? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और गंगोत्री ग्लेशियर किसका पार्ट है, तो ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। किसका पार्ट है आपका, ग्रेटर, ग्रेटर हिमालय। तो हिमालय कौन से हिमालय से निकलती, क्वेश्चन आ गया तो उसका आंसर क्या होगा, ग्रेटर हिमालय, राइट। स्टेट कौन सा है, उत्तराखंड। और उसके बाद किन किन स्टेट से होकर के बहती है, तो उत्तराखंड के अलावा कहाँ कहाँ से आ जाएगी, तो उत्तराखंड के बाद यूपी, है ना, यूपी, यूपी के बाद बिहार आ जाएगा, बिहार। और यूपी के बाद थोड़ा सा झारखंड भी जाती है, ये ध्यान रखना।
फिर वेस्ट बंगाल कहा जाती है आपका जो है, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, और फाइनली बांग्लादेश जाती है। फाइनली कहा जाती है आपका जो है बांग्लादेश। आगे बस समझ में। तो स्टेट्स में झारखंड थोड़ा मिसिंग हो जाता है ना, झारखंड से थोड़ा सा इंटर करते हुए जाती है। बाकी तो यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल डेल्टा बनता है, वहाँ पे तो कॉमन हर कोई देख ही लेता है। बट यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, झारखंड, वो ध्यान में रखना है कि वहाँ से भी थोड़ा सा फ्लो करती है। क्लियर पॉइंट। तो पहला तो ये हो गया, गंगा नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है, तो बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। क्लियर पॉइंट यहाँ तक, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन। अब आगे की राम कहानी में आते हैं। तो आगे की राम कहानी में क्या आते हैं कि गंगा नदी दो नदियों से मिलकर के बनती है ना। सिंधु नदी में थोड़ा सा ये भी देख लेना, कौन कौन सी नदी के तट पे कौन सा शहर है ना। सिंधु नदी हमने पढ़ा तो है अभी, लेकिन कौन सी नदी के तट पे कौन सा शहर है ये भी थोड़ा सा देख ले, आपका देख लेंगे। सिंधु नदी में फिर से वापस चलो। तो सिंधु नदी के तट पे कौन सा शहर पड़ेगा, एटलस लाओ। देखो सिंधु में, झेलम पे, चिनाब में कोई सिटीज वगैरह है, एक दो नाम तो साथ साथ देख लो ताकि कल के दिन में कोई समस्या ना हो। क्वेश्चन आए तो बन जाए। नहीं दिख रहा ये, कुछ दिख रहा शहर, कुछ भी नहीं दिख रहा है। श्रीनगर, श्रीनगर किसके नदी के तट पर है, श्रीनगर होगा ना भाई। श्रीनगर को देखो किस नदी के तट पर है, श्रीनगर जो, हाँ झेलम नदी के तट पे श्रीनगर है ना। इसके अलावा एक दो जैसे बारामूला कुछ शहर होंगे, वो सब देख लो। बारामूला है, जम्मू कश्मीर के बारे में चुनाव हुआ है अभी जो है, तो इस तरीके से कोई और शहर होंगे, बारामूला वगैरह तो दिख रहा है। धुंधला क्या हो गया, ठीक है। बारामूला शहर देख लो एक बार, दिख रहा है। और इसके बाद और क्या है, कुछ देख लो। और हाँ, ठीक है, अमृतसर वगैरह पड़ेगा, सतलज कंफर्म, सोच लो देख लो, क्योंकि मैं भी कंफर्म नहीं हूँ सतलज अमृतसर के लिए। अमृतसर के लिए कंफर्म, कंफर्म देख लो, दिखाओ। जब कंफ्यूजन हो तो बड़ा वाला मैप देख लिया करो, इधर इनलार्ज करके दिया नहीं वाला, ठीक है, जूम करके भी दिया हुआ है। तो ये हो गया श्योक नदी। लेह, इंडस नदी के पट्टे पड़ेगा लेह। लेह कहाँ पर है आपका, इंडस रिवर के तट पर है, लिख लो लेह ना। जब पढ़ाई का मतलब यही तो होता है कि बारीकी से पढ़ना है, ऊपर ऊपर तो हर कोई पढ़ लेगा चला जाएगा, लेकिन फिर वही थोड़ा सा। तो लेह जो है किस किस रिवर के कोस्ट पर है आपका, बैंक पर है आपका, झेलम नहीं, इंडस, इंडस, लेह इंडस पर है, ठीक है। इसके अलावा इंडस पर आपका जो है, इंडस रिवर कहाँ से किधर मुड़ रही है भाई, ऊपर जा रही है, ठीक है। कारगिल तो नहीं आएगा, कारगिल थोड़ा दूर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद इंडस पे तो ठीक है, इंडस पे तो एक दो, एक हो गया लेह, और ऐसा कोई बड़ा शहर भारत में नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका आते हैं झेलम में। तो झेलम हो गया आपका, श्रीनगर आ गया झेलम में, है कि नहीं। तो श्रीनगर हो गया, उलर झुल बता ही दिया मैंने झेलम वाला। इसके अलावा बारामूला भी है, बारामूला,
तो झेलम नदी के तट पे ये दो नाम याद रख लेना। कौन कौन से? श्रीनगर और बारामूला, राइट। ये झेलम रिवर के तट पर पड़ेगा आपका जो है। उसके बाद आ जाओ चेनाब में। तो चेनाब में कोई शहर दिख रहा है? चेनाब में जो है कोई शहर चेनाब नदी के आसपास दूर से? किधर है भाई चेनाब नदी? चेनाब नदी दिख जाओ, चेनाब नदी दिख गई। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, ठीक है। तो चेनाब नदी आपकी ये हो गई चेनाब। कटरा, कटरा जो है चेनाब नदी पर है, कटरा। कटरा जानते हो ना, जम्मू कश्मीर जब जाओगे तो कटरा तक ट्रेन मिलेगी, उधर फिर आपको बस से जाना पड़ता है। कटरा अटॉक, हाँ, ATTOCK, अटॉक। तो पाकिस्तान में पड़ेगा लेकिन। हम्म, ठीक है। तो ये हो गया आपका चेनाब में, कटरा लिख लो, कटरा। रावी में, हिमाचल प्रदेश में डलहौजी। डलहौजी जो है रावी तट पर है, रावी के तट पर। हिमाचल प्रदेश में डलहौजी रावी के तट पर है, ये लिख लो, ठीक है। अमृतसर दूर है, उतना पास में नहीं है ना। सतलज नदी के तट पे लिख लो, कुल्लू है, मंडी है। नहीं नहीं, सतलज में नहीं आएगा वो। हाँ ठीक, तो सतलज में तो आएगा नहीं। स्पीति नदी पे आएगा, स्पीति नहीं, स्पीति तो इधर से जाती है, ठीक है। ब्यास, ब्यास नदी पे आएगा। ब्यास नदी पे लिख लेना आपका जो है कुल्लू, मंडी। सतलज की जो सहायक नदी है ना ब्यास, उस पर है कुल्लू और मंडी। नहीं नहीं, हिमाचल प्रदेश। कुल्लू और मंडी, कुल्लू मनाली सुने हो ना, तो कुल्लू जो है ये ब्यास नदी के तट पर है, ब्यास नदी। और मंडी भी एक शहर है, वहाँ डिस्ट्रिक्ट है। चलिए इतना काफ़ी है। तो ये हो गए आपके। तो साथ साथ नदी भी, नदी के साथ साथ आपके सिटीज़ भी देख लेने हैं एटलस में भी, तो साथ साथ तैयार हो जाएगा, कभी क्वेश्चन आ जाए। अब आते हैं गंगा नदी तंत्र में। तो गंगा नदी तंत्र में हमें जो देखना है वो है सबसे पहले पंचप्रयाग। सबसे पहले जो हमें देखना है वो कौन सा हो गया? पंचप्रयाग। पंचप्रयाग, प्रयाग का मतलब होता है मीटिंग पॉइंट ऑफ रिवर्स या कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर। कन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ रिवर्स को हम लोग क्या कहते हैं इंडियन मेथोलॉजी में? प्रयाग कहते हैं, ठीक है। तो प्रयाग याद रखना है। तो प्रयाग में जो मेन रिवर है वह अलकनंदा है। ये आपकी अलकनंदा नदी पहले एक बना लो, अलकनंदा नदी। ये मेन रिवर पहले कौन सी बना लो आपका? यहाँ तक अलकनंदा नदी बना लो। समझ में आ रहा है? एक नदी कौन सी बना लो जो रेड कलर में बना रहा हूँ, ये आपका है अलकनंदा, ठीक है। ये हो गई आपकी अलकनंदा। क्लियर पॉइंट? अब इस अलकनंदा में, तो अलकनंदा के बारे में पहले लिख लो। तो अलकनंदा जो है ये बद्रीनाथ से निकलती है, बद्रीनाथ। लिख लिया? उसके बाद देखिए प्रयाग। तो सबसे पहले इसमें आके ये कौन से, इधर वाला कौन सा हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड। इधर वाला कौन सा हो जाएगा आपका? लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से सबसे पहली नदी कौन सी दिख रही है आपको? ये वाली धौली गंगा दिख रही है ना। धौली गंगा लिख लो भाई, ये आपकी धौली गंगा है, लेफ्ट हैंड साइड से मिल रही है। और वहाँ पे कौन सा प्रयाग है आपका? विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग किन किन नदियों के संगम पर है? तो अलकनंदा तो कॉमन है, सब में अलकनंदा कॉमन रहेगी, प्लस कौन सी नदी मिल जाती है आपकी? जो धौली, धौली गंगा मिल जाती है।
आ गई बात समझ में? लिख लिया? दूसरा कौन सा है ना, डायग्राम भी बना लेना ध्यान से। तो सीधा इतना ही लिखना, विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग आपका जो है अलकनंदा प्लस धौली गंगा, ये याद रखना है, ठीक है। दूसरा उसके बाद आ जाओ, अलकनंदा में ये नंदाकिनी नदी मिल रही है, ये दिख रहा है आपका नंदाकिनी, नंदाकिनी ये दिख रहा है ये वाला। तो इस, हाँ तो उस वो है आपका नंद प्रयाग। नंदाकिनी जहां पे मिलती है तो अलकनंदा प्लस नंदाकिनी तो नंद प्रयाग हो गया, है कि नहीं? आगे बात समझ में है ना? अलकनंदा में जो लिखा था आपने बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के बाद ब्रैकेट में लिखना एक ग्लेशियर है यहाँ पे, सतोपंथ ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर। कहाँ से निकलती है सतोपंथ? दिख रहा है, समझ में आ रहा है? हौच हो गया क्या? अभी नहीं हुआ होगा, मैंने चलूं आगे? बाकी इससे कहाँ से निकलती है मतलब नहीं, अलकनंदा और ये आपका एक ठो पढ़ेंगे इधर भागीरथी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बाकी तो उसके कौन कौन से है। तो नंद प्रयाग हो गया, नंदाकिनी, फिर एक नदी मिलती पिंडर गंगा या पिंडर नदी बोल देते हैं, दिख रहा है आपका ये वाला, पिंडर गंगा या पिंडर, पिंडर गंगा या पिंडर रिवर ही बोल देते हैं। तो ये कहाँ मिलती है? कर्णप्रयाग में। कहाँ मिलती है आपकी जो है? कर्णप्रयाग में। आ गई बस समझ में? तो कर्णप्रयाग में आपका पिंडर गंगा के बाद तो तीन प्रयाग तो बन जाते हैं आपके, तीन नदियां मिलती है किधर से? लेफ्ट हैंड साइड से। क्लियर है? टूके समझ में आ रहा है ना भाई? नदी भी बनाना है, मतलब डायग्राम ऐसे बना लेना, पहले अलकनंदा बना लो भाई, ये अलकनंदा हो गई आपकी, इसमें पहले मिला लो आपका धौली गंगा, तो ये हो गया विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी मिला लो तो नंद प्रयाग, और इधर फिर आपका पिंडर गंगा मिला लो तो आपका जो है कर्ण प्रयाग, ठीक है। उसके बाद ऊपर से आएंगे आपका नीचे आकर के मिलती है, उसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी में आ जाओ तो मंदाकिनी, तो मंदाकिनी जहां मिलती है उसका नाम है रुद्रप्रयाग। वो कौन सा है आपका? रुद्रप्रयाग। आ गई बात समझ में? और फिर फाइनली आकर के मिलती है भागीरथी, और उसके बाद इसका नाम पड़ता है गंगा। तो क्वेश्चन आता है गंगा नदी जो है किन दो नदियों के मिलने के पश्चात होता है? तो अलकनंदा प्लस भागीरथी। गंगा नदी दो नदियों से मिलके बनती है, तो कौन कौन सी नदी होगी? अलकनंदा प्लस, सॉरी, अलकनंदा प्लस भागीरथी। आगे बस समझ में? और पांच प्रयाग याद रखने कौन कौन से? विष्णु प्रयाग, ऊपर से नीचे सीक्वेंस भी दे सकता है कभी, है ना। तो सबसे पहला विष्णु है, फिर आपका नंद, नंद प्रयाग है, फिर आपका कर्ण प्रयाग है, फिर रुद्र प्रयाग है, फिर देव प्रयाग है कि नहीं? तो लेफ्ट हैंड से कौन सी मिलती है, राइट हैंड से कौन सी मिलती है, ये भी ध्यान में रखना है। आगे बस समझ में? अब इसके बाद क्या ध्यान रखना है? एक क्वेश्चन आता है कि गंगा की मुख्य धारा कौन सी है? गंगा की मेन स्ट्रीम कौन सी है? मेन स्ट्रीम तो गंगोत्री से कौन सी निकल रही है? इट इज द मेन स्ट्रीम।
है ना। गंगा की जो मुख्य धारा है वह कौन सी हो गई आपकी, भागीरथी। तो मेन स्ट्रीम ऑफ गंगा दैट इज द भागीरथी, दैट इज भागीरथी। आगे बस समझ में। ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है। तो ये हो गए आपके प्रयाग, और इसके अलावा ये भी मंदाकिनी कहाँ से निकली, केदारनाथ। ये याद रखना, केदारनाथ मोदी जी का फेवरेट स्थान है, तो इसके बारे में है कि नहीं। तो केदारनाथ से कौन सी नदी निकल रही है आपकी, मंदाकिनी, है ना। कोई ग्लेशियर है क्या, वो भी देख लेता हूँ। वैसे तो ग्लेशियर नहीं होना चाहिए। मंदाकिनी, हाँ यहाँ पर भी एक ग्लेशियर है, चोराबारी ग्लेशियर, चोराबारी ग्लेशियर, चोराबारी ग्लेशियर। अलकनंदा वाला क्या बताया था मैंने, कौन सा ग्लेशियर, सतो पंथ ग्लेशियर, है कि नहीं। उसी प्रकार और कोई ग्लेशियर, ये तो गंगोत्री है, तो ऊपर के तीन कम से कम याद रखना, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है कि नहीं। ये तो कॉमन है, भागीरथी, इसलिए भागीरथी इसकी मेन शाखा हो गई, मेन। और दोनों कहाँ पे मिलते हैं, देवप्रयाग में, ठीक है। कहाँ पे मिलते हैं, देवप्रयाग में। तो ये 5 प्रयाग आपको पहले याद रखना है। इन 5 को हम लोग कहते हैं पंच प्रयाग, ठीक है। चलिए आगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गंगा नदी प्लेन एरिया में कब इंटर करती है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, गंगा रिवर इंटर्स, गंगा रिवर इंटर्स इन प्लेन एट हरिद्वार। हिमालय को छोड़ करके, लिविंग हिमालय, गंगा रिवर इंटर्स इन प्लेन रीजन, प्लेन एरिया, प्लेन माउंटेन्स को छोड़ करके, हिमालय को छोड़ करके, और साथ में लास्ट में कौन सा हिमालय, तो शिवालिक को छोड़ करके गंगा नदी मैदानी भाग में, प्लेन एरिया में कब कहाँ पे इंटर करती है, तो एट द पॉइंट ऑफ हरिद्वार। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि हरिद्वार को छोड़ करके गंगा नदी कहाँ इंटर करती है। आगे बस समझ में। तो एक पॉइंट ये याद रखना है। तो यहाँ तक कोई डाउट किसी को। तो गंगा नदी के बारे में स्टार्टिंग पॉइंट्स, स्टार्टिंग बेसिक चीज़ें इतनी याद रखनी है आप लोग को कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है बता ही दिया, इसकी कौन कौन से पंच प्रयाग है भी बता दिया, ठीक है। मेन स्ट्रीम कौन सी भी बता दिया, ठीक है। दोनों कहाँ पे मिलते हैं, देवप्रयाग पे अलकनंदा, और उसका नाम हरिद्वार भी बता दिया मैंने आपको। तो यहाँ तो कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। गिरती कहाँ पर है अब, बंगाल की खाड़ी में, है कि नहीं। कहाँ पे गिरती है, तो बंगाल की, लेकिन बंगाल की खाड़ी में जो गिरती है वो बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल में होती है, तो डेल्टा बनाती है। वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का जो डेल्टा है, गंगा जो डेल्टा है, गंगा डेल्टा आपका जो है, ये इंडिया में कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश में बढ़ेगा। क्लियर पॉइंट, वेस्ट बंगाल इन बांग्लादेश, गंगा डेल्टा। हाँ हाँ, सुंदरवन डेल्टा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक ट्री मिलता है, सुंदरी। तो सुंदरी ट्री की अधिकता के कारण से इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ में भी काउंट होता है सुंदर डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। आगे बस समझ में। तो कोई भी नदी जब डेल्टा बनाती है तो वह फिर से उसकी कई सारी शाखाएं बन जाती है, ये ध्यान रखना है। कई सारी शाखाओं में बढ़ जाती है। जब भी कोई नदी डेल्टा बनाती है तो इसकी कई सारी ब्रांचेस बन जाती है, ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। आ रही बात समझ में। तो इनको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। इन ब्रांचेस को क्या कहते हैं हम लोग जो है, डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, when river enters or drains their its water in sea, and when form delta, it distribute in many of branches,
इसकी कई सारी क्या बन जाती है, ब्रांचेस बन जाती है, एंड दिस दोज ब्रांचेस आर नोन एज द डिस्ट्रीब्यूटरी, है ना। ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी में अंतर क्लियर हो गया, है ना। ट्रिब्यूटरी इज द सब रिवर ऑफ मेन रिवर, है कि ना। और ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है, इट इज द ब्रांच, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ या ब्रांच ऑफ मेन रिवर। ये कहाँ पे बनती है, डेल्टा के पास में। आ रही बस समझ में। तो इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी है जिसका नाम आप जानते हैं हुगली रिवर। तो गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है हुगली रिवर, और हुगली रिवर फ्लोस इन बंगाल। और यहीं पर आपका कोलकाता जानते हैं आप, कोलकाता किस रिवर के बैंक पर है, तो हुगली रिवर के बैंक पर है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान में रखना है। हाँ, नहीं नहीं, वो तो आपका एक आइलैंड है जो बे ऑफ बंगाल में है। जो गंगा नदी गिरती है जहाँ पर, गंगा नदी जो है जहाँ पे फाइनली बांग्लादेश होते हुए अपना पानी ड्रेन करती है, तो उसके जस्ट माउथ ऑफ, एट द फ्रंट ऑफ माउथ ऑफ गंगा रिवर, बे ऑफ बंगाल में एक आइलैंड है ये, गंगा सागर बीच। गंगा सागर बीच भी लिखवाया था मैंने। तो ये एक आइलैंड है ये, जो लोकेटेड इन सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द माउथ ऑफ गंगा रिवर। और ये एल्यूवियल डिपॉजिट से ही बना है। गंगा नदी गिरती है तो वहाँ मलबा जमा करते गए बहुत सारा मलबा होता है गंगा में, क्योंकि हिमालय से लंबा दूरी तय करके आ रही है। तो दैट्स वाई it has a large amount of sediment, and after draining their water, its water in Bay of Bengal, it deposits their all entire sediment। आगे बस समझ में। नहीं, ये आपका टेरिटोरी आपकी पड़ेगी जिधर इंडियन साइड में होता है क्या कि फिर जब डिस्प्यूटेड भी हो सकते हैं, लेकिन ये वाला डिस्प्यूटेड नहीं है। एक न्यू मोरे आइलैंड था यहीं पर पास में, वो डिस्प्यूटेड था, जो अब समुद्र के अंदर चला गया। अब तो समुद्र के अंदर डूब गया, वो तो डिस्प्यूट ही खत्म हो गया। तो ये टेरिटोरी ऑफ इंडिया में आता है ना। टेरिटोरी ऑफ किस में आता है आपके, जो है इंडिया में आता है, राइट। तो ये हो गया। तो ये यहाँ पे याद क्या रखना है आपको, हुगली रिवर के बारे में। तो हुगली रिवर क्या है, तो हुगली रिवर इज द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा नदी। कहाँ कहाँ फ्लो करती जानती है, वेस्ट बंगाल में। और कोलकाता बड़ा शहर है जो इसके तट पर स्थित है। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है इसके बारे में, गंगा नदी के बारे में। बाकी कल पढ़ेंगे इसके सहायक नदियाँ कौन कौन सी, ट्रिब्यूटरी के बारे में। इसकी क्या पढ़ेंगे हम लोग कल, ट्रिब्यूटरी के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर पॉइंट। तो गंगा रिवर्स की ट्रिब्यूटरी। तो आज इतना पूरा गंगा नदी के बारे में अच्छे से एटलस भी देख लेना, सब कुछ कर लेना, ये सब मैप देख करके, है ना। और एक मैप दिखा दूँ तुम लोग को, ये वाला। तो ये गंगा नदी का मैप है। फिर गंगा नदी के तट पर कौन कौन से शहर है वो भी देख लो। तो गंगा नदी आपकी जो है ये है, तो गंगा नदी दिख रहा है आपका, ये है आपकी गंगा नदी। तो गंगा नदी के तट पे पहले पड़ेगा उधर आपका पड़ेगा, उसके पहले भी हरिद्वार वगैरह पड़ेगा, है कि नहीं। तो हरिद्वार पड़ेगा आपका उत्तराखंड में। कानपुर से पहले उत्तराखंड में क्या पड़ेगा, कानपुर है यहाँ पर। तो कानपुर से पहले इधर कन्नौज भी पड़ रहा है, कन्नौज भी याद रख लेना, है ना। कभी कभी क्या होता है कि जो बड़े शहर वो नहीं पूछेगा, छोटा पूछ दे, कन्नौज। कन्नौज है, फिर हरिद्वार बताया था मैंने, यहाँ पे हरिद्वार है। तो सिटीज लिख लो गंगा रिवर के, तो हरिद्वार लिख लो, कन्नौज लिख लो, कानपुर लिख लो, दिख रहा है आपका। फिर इलाहाबाद या प्रयागराज याद रख लो, वाराणसी याद रख लो, पटना याद रख लो, एक फरक्का है याद रख लो। और उधर फिर बांग्लादेश में जाएंगे तो ढाका तो बाद में आएगा, जब वो ब्रह्मपुत्र नदी मिलेगी उसके बाद उसकी कहानी आगे देखेंगे। तो कौन कौन सी सिटीज़ है लिख लिया, हरिद्वार, कन्नौज। हरिद्वार आपका उत्तराखंड में, कन्नौज यूपी में, कन्नौज यूपी, कानपुर यूपी, इलाहाबाद यूपी, वाराणसी यूपी, पटना बिहार, इन फरक्का वेस्ट बंगाल, फरक्का वेस्ट बंगाल। तो ऑल दीज आर द
सिटी इज लोकेटेड एट द बैंक ऑफ गंगा रिवर। तो ये इतना कम से कम याद कर लो। कल इसके ट्रिब्यूटरीज देखेंगे पूरा का पूरा, राइट हैंड से कौन से, लेफ्ट हैंड से कौन सी है, तो ये पूरा, और उसके बारे में फिर डिटेल देखेंगे। तो ये कब देखेंगे हम लोग? कल। तो आज इतना कम से कम तैयार कर लो ना। तो इतना आसान नहीं होता, याद करोगे फिर भूल जाओगे, कन्फ्यूजन होगा कौन सी नदी किधर चली जाएगी बाद में, तो इसलिए बार बार ध्यान से पढ़ते रहो। तो जितना पढ़ाया जाए उसको पढ़ो, फिर से रिवीजन करो, है ना। फिर टेस्ट होगा, फिर उससे और पता चलेगा कहाँ पे गलतियाँ हो रही, फिर रिवीजन करो ना। टेस्ट का मतलब है कि टेस्ट जैसे आपने दे दिया, उसके बाद आंसर चेक करके खुश नहीं हो जाना है कम या दुखी नहीं हो जाना कि कम आए या ज़्यादा आए। जो क्वेश्चन गलत हो गए उन टॉपिक को जाके फिर से रिवीजन करो। तो टेस्ट का फ़ायदा तब होता है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट दिए, मार्क्स देखे, आंसर देख लिए, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, जो उसको आंसर पता नहीं था उसको वह से देख लिया आंसर शीट से और खुश हो जाते। तो ऐसा नहीं करना है। जो क्वेश्चन गलत हो गए उन टॉपिक्स को फिर से क्या करो, रिवाइज करो, क्योंकि गलत हो इसका मतलब है कि अभी वहाँ पे आपकी मेमोरी जो है थोड़ा सा साथ नहीं दे रही है। तो वो फिर हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, आपका तैयार हो जाएगा। आगे बस समझ में। और जो पेपर दिया उसमें सभी क्वेश्चंस के ऑप्शंस को देखो, इसमें कोई ऐसा ऑप्शंस तो नहीं है जो आपको नहीं पता है, तो उसको भी दिमाग में डाल लो। तो इस तरीके से टेस्ट का यूटिलाइज करना होता है एग्ज़ाम के लिए। अदरवाइज बच्चे फिर वही करते, आते हैं टेस्ट दे देंगे, चेक कर लेंगे और फिर पेपर को ऐसे फेंक देते, हो गया है एक बार में काम। तो टेस्ट का ऐसे नहीं होता है, टेस्ट को देखना पड़ता है, गलत हुए तो किए हुए, सही हुए तो किए हुए। आगे बस समझ में। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर से कल मिलते हैं। सैटरडे को तुम लोग की 12 बजे, संडे को सॉरी 12 बजे क्लास रहेगी। एक मैराथन क्लास पंचायत राज सर लेंगे, ठीक।